नमस्कार। पत्रकारिता और मीडिया इंडस्ट्री के चाल चरित्र को परखने के कार्यक्रम मीडिया वॉच में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुकेश कुमार। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि ये साल पिछले साल के मुकाबले आपके लिए सुख समृद्धि लाएगा और ये भी उम्मीद करते हैं कि आपको एक बेहतर मीडिया मिलेगा, ऐसा मीडिया जो आपको सच्ची खबरें दे, गुमराह न करे। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का मीडिया वॉच। आज हम मीडिया वॉच में देखेंगे कि किस तरह से आंदोलनरत किसानों ने गोदी मीडिया से दूरी बरतकर अपनी आवाज को दुनिया भर में फैलाया है। उनकी रणनीति इस मामले में कैसी रही है, कितनी कामयाब रही है। आज इस एपिसोड में हम ये भी देखेंगे कि पूर्व सीईओ को घूस देकर अर्णब गोस्वामी ने रेटिंग देने वाली एजेंसी बार की विश्वसनीयता को कैसे ध्वस्त कर दिया है और कैसे ये स्थापित हो गया है कि ये एजेंसी पूरी तरह से भ्रष्ट है। तो आइए शुरू करते हैं आज का मीडिया वॉच। दोस्तों, पिछले 40 दिनों से आप लगातार ये देख रहे होंगे कि जो सिंघू बॉर्डर पर या दिल्ली की दूसरी सीमाओं पर किसान आंदोलनरत हैं, डटे हुए हैं, वो लगातार गोदी मीडिया का बहिष्कार कर रहे हैं, उससे दूरी बरत रहे हैं, उसको धिक्कार रहे हैं, बार बार उसको कोस रहे हैं, क्योंकि वो उनके आंदोलनों को लगातार बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, उनमें खामियां निकालने की कोशिश कर रहा है। और केंद्र सरकार की जो स्ट्रेटजी है, या कहना चाहिए भारतीय जनता पार्टी और जो संघ परिवार की स्ट्रेटजी है, उसके हिसाब से खबरों को तोड़ मरोड़ रहा है। तो वो शुरू से उन्होंने ये देख लिया था कि इस मीडिया का चरित्र क्या है, ये किस तरह से व्यवहार कर रहा है, उनके आंदोलन को किस तरह से पेश कर रहा है और किस तरह से पेश करेगा। तो ये जो समझदारी थी किसान आंदोलन में शुरू से बन गई थी और तभी से उन्होंने सावधानी बरतनी शुरू कर दी थी, गोदी मीडिया को दूर करना शुरू कर दिया था। उनको वो अपने पास फटकने भी नहीं दे रहे थे। आपने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे वक्तव्य आए होंगे किसानों के। आपने देखा होगा कि किस तरह से वो मीडिया की लानत मलामत कर रहे हैं, वो उनसे दूर जाने को कह रहे हैं, उनसे माफी मांगने को कह रहे हैं। और जहां भी किसान आंदोलन चल रहा है वहां गोदी मीडिया के लिए कोई एंट्री नहीं है। कोई अगर घुसने की कोशिश करता है तो उसे भगा दिया जाता है। हाँ, ये और बात है कि वेश बदल के पहुंच जाएं या अपनी माइक आईडी छुपा कर वहां कवरेज के लिए पहुंच जाएं तो और बात है। अन्यथा एक तरह से बहिष्कार कर रखा है गोदी मीडिया का किसानों ने, और ये बहुत ही समझ में आने वाली बात है, क्योंकि ऐसे मीडिया से सरोकार रखने का क्या मतलब है जो उनके बारे में उल्टी बातें और गुमराह करने वाली बातें, अफवाहें फैलाने का काम करे। तो एक समझदारी, और ये समझदारी एक दिन में किसानों में आ गई हो ऐसा नहीं है। मीडिया का चरित्र हम पिछले 2-2.5 दशकों से बदलता हुआ देख रहे हैं और धीरे धीरे जनमानस में ये बात घर कर गई है। उनको समझ में आ गई है कि इस मीडिया से अच्छी उम्मीदें नहीं पाली जा सकती हैं। वो किसी भी आंदोलन के समर्थन में खड़ा नहीं होगा। अन्ना के आंदोलन में जरूर खड़ा हुआ था जब 2012 में आंदोलन हुआ था, लेकिन उसमें भी उसके अपने मकसद छिपे हुए थे और वो एक खास तरह की राजनीति तब भी कर रहा था। तो उस आंदोलन को छोड़ दे अगर, तो जितने भी आंदोलन हुए हैं मजदूरों के, किसानों के, उनके मामले में मीडिया की भूमिका बहुत ही नकारात्मक रही है और ये पूरा भारतीय समाज अब समझ चुका है। इसीलिए किसानों ने इस समझदारी का अपने आंदोलन में इस्तेमाल किया और दूसरे माध्यमों का इस्तेमाल करना शुरू किया। उन्होंने तवज्जो दी इंटरनेट पर काम करने वाले, जो इंटरनेट के प्लेटफॉर्म पर जो तमाम वीडियो चैनल हैं या टेक्स्ट के चैनल हैं, वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, इनके लिए काम करने वालों को उन्होंने तवज्जो दी। उनको जमकर उन्होंने अपने इंटरव्यू दिए और जो भी कवरेज जो करना चाहते थे स्वतंत्र होकर उनको करने दिया। और ये जो एक नई ब्रिगेड खड़ी हुई सोशल मीडिया की, ऑनलाइन मीडिया की, उसने किसान आंदोलन को पूरे दुनिया भर में पहुंचाने में मदद की। तो एक नया मोर्चा खुल गया किसानों के लिए। एक नए मीडिया के जरिए उसने अपने आंदोलन की बातें, अपनी मांगें, अपनी पीड़ा, अपनी शिकायत, ये सब कुछ
सब पूरे समाज में फैलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया और सक्सेसफुली इस्तेमाल किया, ये कहना चाहिए। अभी तक इस मीडिया का इस्तेमाल हमारे देश में राजनीतिक दल करते थे, चुनाव जीतने के लिए, अपना जनमत तैयार करने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए, दंगे कराने के लिए, लड़ाने के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अभी भी हो रहा है, वो कर भी रहे हैं। लेकिन आंदोलन के लोगों ने पहली बार इस तरह से इसका इस्तेमाल किया। दुनिया में ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जब आंदोलनों ने सोशल मीडिया का जमकर इस्तेमाल किया। हम सब जानते हैं कि जो जैस्मिन रेवोल्यूशन हुई थी मध्य पूर्व में, उसमें इसका जमकर इस रोल रहा है। ईरान में जब हलचल मची थी तो वहाँ भी इसका इस्तेमाल हुआ था। अमेरिका में ऑक्यूपाइड वॉल स्ट्रीट का जो आंदोलन चला था उसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल हुआ था। तो जगह जगह विभिन्न देशों में इसका इस्तेमाल होता रहा है। भारत में एक तो अन्ना के आंदोलन में हुआ था और इसके बाद अब जो ये किसान आंदोलन है इसमें बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि किसान आंदोलन अपने उनके कोई प्लेटफॉर्म नहीं, अपना कोई मीडिया नहीं था। उन्होंने जो मीडिया था उससे खुद को जोड़ लिया और उसके साथ जुड़कर अपनी बात लोगों तक पहुंचाई। किसानों ने अपना एक अखबार भी शुरू किया, ट्रॉली टाइम्स भी शुरू किया जो बाई वीकली है, और उसके जरिए भी अपनी बात पहुंचा रहे हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये प्रिंटेड अखबार, पत्र पत्रिकाएं बहुत दूर तक नहीं पहुंचाई जा सकती हैं। और जबकि अगर सोशल मीडिया, इंटरनेट, ऑनलाइन मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो दुनिया भर में बात पहुंचती है। इसीलिए जो वीडियो किसान आंदोलनों के शूट हुए, जब उनके साथ ज्यादती की गई, जब उन पर वाटर कैनन चलाई गई, जब उनके खिलाफ लाठियां चलाई गई और हाईवे खोद डाले गए, बैरियर लगाए गए, तो उन सब की तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया भर में फैल गई। इसीलिए अब दुनिया में बहुत सारे देश किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके साथ खड़े हो रहे हैं। बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं, बहुत सारे सरकारों में मंत्री पद संभालने वाले लोग हैं जो समर्थन कर रहे हैं। और ये जो समर्थन विश्व स्तर पर हासिल किया है किसान आंदोलन ने, ये एक बड़ी उपलब्धि है, एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। और वो ये बखूबी ये इस बात का एहसास है कि जो मीडिया कारपोरेट से कंट्रोल होगा वो उनके हक में काम नहीं करेगा, कारपोरेट के हितों की पूर्ति करेगा। और ये केंद्र सरकार भी कारपोरेट के हितों के लिए ही ये काले कानून लाई है, और इसीलिए उनका विरोध उस मीडिया में कहीं नजर नहीं आएगा। और दूसरा, ये सरकार मीडिया को स्वतंत्रता देने के पक्ष में नहीं है, मीडिया का इस्तेमाल अपने उद्देश्यों के लिए, अपने एजेंडे के लिए करती है। तो उसका दबाव भी ये मीडिया झेल रहा है, इसलिए उनकी बात को उस तरह से नहीं रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ये एक नई चेतना है, नई मीडिया चेतना है जो किसानों ही नहीं, ये धीरे धीरे पूरे समाज में फैल रही है कि ये मीडिया जिसे हम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, जिसमें टीवी, प्रिंट, रेडियो और बहुत बड़ा हिस्सा इंटरनेट का भी है, ऐसा नहीं है कि वहाँ उसका दखल नहीं है, वहाँ भी वो वही रोल प्ले कर रहा है। और इंटरनेट प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी उनके पक्ष में खड़े हैं। जैसे फेसबुक ने किसान आंदोलन का जो पेज था उसी को ब्लॉक कर दिया था, और जब शोर मचा था तब 3 घंटे बाद उसको वापस उसने चालू किया था। तो ये तमाम जो कारपोरेट संचालित मीडिया है, चाहे फेसबुक हो, चाहे ये चैनल हो या चाहे अखबार हो, वो किसान आंदोलन के खिलाफ बातें कर रहे हैं। पक्ष में बहुत कम चीजें आ रही हैं, खिलाफ बहुत ज्यादा चीजें प्रकाशित और प्रसारित की जा रही हैं। तो ये एक समझदारी, अगर ये नई चेतना समाज में आ रही है कि ये मीडिया हमारा नहीं है, ये मीडिया हमारी बात नहीं करेगा, ये मीडिया हमारी मुखालफत करेगा, हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, हमको गुमराह करेगा, ये मीडिया कारपोरेट का है, सरकार का है और उन्हीं के हाथों में खेलेगा, क्योंकि वहीं से इसके हित सत्ते हैं, दोनों के हित सत्ते हैं। तो ये नई मीडिया चेतना का एक अलग किस्म का दबाव बन सकता है, एक नया मीडिया उभर सकता है। और अभी जो हम छोटे छोटे चैनल देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, उनकी ताकत इतनी बढ़ सकती है कि वो गोदी मीडिया पर भी भारी पड़ जाए। जैसा कि इस आंदोलन में हम देख रहे हैं कि गोदी मीडिया, इस जो दूसरा मीडिया तैयार किया है किसान
मोर्चे ने, किसान आंदोलनकारियों ने, जो जिनके साथ हैं, वो भारी पड़ रहा है। और तमाम चीज़ें जो छुपा रहा है गोदी मीडिया, वो इंटरनेट मीडिया, ऑनलाइन मीडिया के जरिए न केवल समाज में बल्कि दुनिया तक फैल रहा है। ये वीडियो धीरे धीरे यूट्यूब से होकर, व्हाट्सएप से होकर आम लोगों तक फैल रहे हैं और बता रहे हैं कि किसान किस हाल में हैं, क्यों परेशान हैं, क्यों इन काले कानूनों का विरोध कर रहे हैं, क्यों डटे हुए हैं, क्यों इतना कष्ट उठा रहे हैं। और जो भी भ्रांतियां फैलाई गई कि ये पंजाब के किसान हैं, उसका भ्रम टोड़ा, ये कहा गया कि खालिस्तानी हैं, अर्बन नक्सलाइट है, वगैरह वगैरह, उन सब भ्रमों को इस किसान आंदोलन ने इस ऑनलाइन मीडिया का इस्तेमाल करते हुए तोड़ा है। और इसलिए एक नए मीडिया का हम उद्भव होते हुए देख रहे हैं। भारत के संदर्भ में मैं कह रहा हूं, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो ये पहले हो चुका है। तो ये एक बहुत खूबसूरत चीज है जिस पर हमें गौर करना चाहिए। ये सकारात्मक चीज है, ये उम्मीद की एक नई किरण है। दोस्तों, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि जब एक पुरानी एजेंसी होती थी टाइम इंडिया और वो टीआरपी देती थी तो उसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए जाते थे कि वो इतने कम जो मीटर लगाए हैं उनसे कैसे ऐसी रेटिंग दे सकती है, उसमें भ्रष्टाचार होता है और तरह तरह से उसको मैनिपुलेट करते हैं चैनल। लेकिन उस एजेंसी के बाद जब बार्क आई तो बड़ी उम्मीदें बनी कि ये एजेंसी बहुत साफ सुथरी होगी, ट्रांसपेरेंट होगी और इसमें किसी तरह का घपला घोटाला नहीं होगा। लेकिन मुंबई टीआरपी घोटाले ने ये साफ कर दिया है कि घपले कम नहीं हुए हैं बल्कि और बड़े स्तर पर सामने आए हैं। हो सकता है कि टाइम इंडिया के दौरान भी रहते हों, लेकिन अब ज्यादा बड़े स्तर पर घोटाला सामने आ गया और ऐसा लगता है कि पूरा बार्क ही भ्रष्ट है। अब देखिए कि अर्णब गोस्वामी ने, जो बार्क के पूर्व सीईओ थे पार्थ दास गुप्ता, उनको घूस दी थी, लाखों रुपए की घूस दी थी। ये पार्थ दास गुप्ता ने खुद स्वीकार किया है, कबूला है। पुलिस की जांच भी, अभी वो अरेस्ट हैं, गिरफ्तार किए गए हैं, जेल में हैं और उन्होंने बहुत सारे जो ऐसे राज हैं वो उगले हैं पूछताछ के दौरान। और उसी से पता चला कि अर्णब गोस्वामी उन्हें घूस दे रहे थे, लगातार दे रहे थे। उनको ही नहीं, उस दौरान के सीईओ थे उनको भी घूस दी गई थी, राम गढ़िया, उनको भी घूस दी गई थी। और पता नहीं कौन कौन लोगों को घूस देकर उस समय रिपब्लिक टीवी ने, अर्णब गोस्वामी ने अपने चैनल की टीआरपी को बढ़ा चढ़ाकर हासिल किया और मार्केट में ये दिखाया कि वो मार्केट लीडर हैं और ये अब पोल खुल चुकी है। तो मामला ये है कि पहले तो सिर्फ इतना पता चल रहा था कि एक हंसा रिसर्च नामक एजेंसी है जिसके 2 पूर्व कर्मचारी पकड़े गए हैं। उन कर्मचारियों को कुछ पैसे देकर जहां बॉक्सेस लगे हैं, पीपल्स मीटर लगे हैं, वहां पर रेटिंग से छेड़छाड़ की जाती थी। तो वो एक छोटा सा हिस्सा था। वो पहले भी इस तरह की रिपोर्टें आ चुकी हैं, दूसरे चैनल भी करते रहे हैं और बार्क ने खुद 11 एफआईआर पिछले 5-6 सालों में दर्ज कराई है देश के विभिन्न हिस्सों में। इसका मतलब है छेड़छाड़ वहां होती रही है। लेकिन बार्क कंपनी के शीर्षस्थ अधिकारी अगर इस घोटाले में शामिल हैं तो ये एक बड़ी चिंता का विषय बन जाते हैं। ये मामूली बात नहीं रह जाती कि कहीं कुछ डिब्बों में, कुछ बॉक्सेस में घोटाला किया गया। ये तो पूरी कंपनी ही घोटाले में आ गई है। तो पार्थो दास गुप्ता के बारे में ये रहस्योद्घाटन, अर्णब गोस्वामी का शीर्षस्थ अधिकारियों को घूस देना, ये एक ऐसा उद्घाटन है, जैसे ऐसा रहस्य से पर्दा उठना है जो बताता है कि बार्क में कहीं कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। किसी ने कोई झंडा नहीं उठाया कि ये खेल वहां चल रहा है। और पहले भी इस तरह की उंगलियां उठाई थी कि बार्क में ऐसा कुछ हो रहा है। बार्क के कर्मचारियों को बहुत सारे चैनल विदेश घुमाने ले जाते थे। वो भी एक तरह की घूस होती थी कि हमारे पक्ष में आंकड़ों को कैसे आप मैनिपुलेट करेंगे, उनका दोहन करेंगे, उनको तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे। तो ये लगातार सिलसिला चल रहा था और पता नहीं कितने कर्मचारी इसमें शामिल होंगे, कितने चैनलों ने इस तरह से खेल हुए होंगे और पूरी रेटिंग एजेंसी ही भ्रष्ट है। अब आप ये सोचिए, ये मामला कुछ लाखों का नहीं है, ये हजारों करोड़ का बन जाता है जब ये पता चले आपको कि जो 32,000 करोड़ की विज्ञापन एजेंसी है वो इन आंकड़ों पर निर्भर करती थी और ये आंकड़े ही फर्जी हैं। इसका मतलब है कि जो विज्ञापन दाता थे, जिन्होंने इतना पैसा इन रेटिंग के आधार पर इन चैनलों को दिया, वो सब पानी में चला गया क्योंकि ये झूठी टीआरपी थी।
ये असली टीआरपी नहीं थी, ये बनावटी टीआरपी थी। और उसने बड़ी पैमाने पर जो विज्ञापन दाता हैं उनको भ्रमित कर दिया और इसके आधार पर उन्होंने अपने लाखों करोड़ों रुपए इसमें झोंक दिए। तो इतना बड़ा ये घोटाला है, इसे केवल अर्णब गोस्वामी, बार्क या हंसा रिसर्च तक सीमित नहीं किया जा सकता। ये पूरी इंडस्ट्री को अपनी जद में ले रहा है। पूरी इंडस्ट्री के साथ अर्णब गोस्वामी और पार्थोदास गुप्ता जैसे अधिकारियों ने खेल किया है और उसके नतीजे बहुत बड़े पैमाने पर असरदायक रहे हैं। तो ये समझ में आने वाली बात है कि ये बार्क एजेंसी इस तरह से नहीं चलेगी, उसकी रेटिंग कतई विश्वसनीय नहीं। वो पूरा संस्थान भ्रष्ट है, उनको भ्रष्ट बनाया जा रहा है, वो घूस लेते हैं। और ये अभी जो अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, क्योंकि कोई ट्रांसपेरेंसी ही नहीं है। वहाँ पर सुधार के लिए जो ट्राई ने जो सिफारिशें की हैं उनको रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है, कोई सुधार भी नहीं किया जा रहा है। तो ऐसा लगता है कि कुछ चैनलों का जो आधिपत्य है या मिली जुली है, उनका मिली भगत है, उससे बहुत सारे खेल बार के अंदर हो रहे हैं। और ये रेटिंग जो आ रही है ये पूरी तरह से भ्रष्ट है, इसमें कतई सच्चाई नहीं हो सकती है। और इस भ्रष्टाचार ने पूरी इंडस्ट्री को अपनी हद में ले लिया है। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी दोनों रिपोर्टें। उम्मीद है कि आप इन्हें पसंद करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और जिन्होंने अभी तक डीवी लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे तुरंत सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा कि एक अल्टरनेटिव मीडिया की ज़रूरत है, एक वैकल्पिक मीडिया की ज़रूरत है अगर गोदी मीडिया से बचना है तो। और ये वैकल्पिक मीडिया इसी तरह के चैनल हो सकते हैं जैसे टीवी लाइव है। इसलिए इनसे अपना नाता जोड़िए, गोदी मीडिया से अपना नाता तोड़िए। और अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।